सिंधु घाटी सभ्यता। दक्षिण एशिया में कांस्य युग प्राचीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व हड़प्पा काल 3300 से 3500 ईसा पूर्व, परिपक्व काल 2600 से 1100 ईसा पूर्व, उत्तरार्ध हड़प्पा काल 1100 से 1300 ईसा पूर्व विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी और इन 3 में से सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चित। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने शुरुआती काल में 3250 से 2750 ईसा पूर्व, इसका विकास सिंधु और घग्गर खकड़ा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2014 में भिरराना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहां से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने में किया। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी। इसी क्रम में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1102 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। 1121 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया व राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। ये सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें से 125 केंद्र भारत में है। 80% स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास है। अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। नामोत्पत्ति। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। सिंधु इंद्स नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी और अपनी भौगोलिक उच्चारण की भिन्नताओं की वजहों से इस इंद्स को सिंधु कहने लगे। आगे चलकर इसी से यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए हिंदू उच्चारण का जन्म हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः कई इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम देना अधिक उचित समझा गया, जबकि हकीकत में इस नदी का नाम इंदुस है। इंडियन पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने 1924 में इंदुस 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। विभिन्न काल समय BCE कालयुग 7570 से 3300 पूर्व, हड़प्पा नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग 7570 से 6200 BCE, भिरराना प्रारंभिक खाद्य उत्पादक युग 7000 से 5500 BCE, मेहरगढ़ 1 पूर्व मृदभांड नवपाषाण काल 5500 से 3300, मेहरगढ़ 2 6 मृदभांड नवपाषाण काल, क्षेत्रीय कृण युग 3300 से 2600, प्रारंभिक हड़प्पा आरंभिक कांस्य युग 3300 से 2800, हड़प्पा 1 रवि भाग 2800 से 2600, हड़प्पा 2 कोट डीजी भाग नौशारो 1 मेहरगढ़ 7 2600-1900, परिपक्व हड़प्पा मध्य कांस्य युग एकीकरण युग 2600-2450, हड़प्पा 3A नौशारो 2 2450 से 2200, हड़प्पा 3B 2200-1900, हड़प्पा 3C 1900 से 1300, उत्तर हड़प्पा समाधि H उत्तरी कांस्य युग प्रवास युग 1900 से 1700, हड़प्पा 1700 से 1300, हड़प्पा विस्तार। हड़प्पा संस्कृति के स्थल सभ्यता का क्षेत्र संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से अनेक गुना बड़ा और विशाल था। इस परिपक्व सभ्यता के केंद्र स्थल पंजाब तथा सिंध में था। तत्पश्चात इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की दिशा में हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं, बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे।
इसका फैलाव उत्तर में मांडा में चेनाब नदी के तट से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुतकागंडोर पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर में हिरण्य तक मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगतरार तक और पश्चिम में अफगानिस्तान के सुतकागंडोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था और इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। इस तरह ये क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्त्राब्दी में संसार भर में किसी भी सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति से बड़ा नहीं था। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस संस्कृति के कुल 1500 स्थलों का पता चल चुका है। इनमें से कुछ आरंभिक अवस्था के हैं तो कुछ परिपक्व अवस्था के और कुछ उत्तरवर्ती अवस्था के। परिपक्व अवस्था वाले कम जगह ही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आर्काइव द 25 फरवरी 2021 एट द वेबएक मशीन द इंडस सिविलाइजेशन की जानकारी से पूर्व भूवैज्ञानिकों एवं विद्वानों का मानना था कि मानव सभ्यता का आविर्भाव आर्यों से हुआ, लेकिन सिंधु घाटी के साक्ष्यों के बाद उनका भ्रम दूर हो गया और उन्हें ये स्वीकारना पड़ा कि आर्यों के आगमन से वर्षों पूर्व ही प्राचीन भारत की सभ्यता पल्लवित हो चुकी थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सेंधव सभ्यता नाम दिया गया। इनमें से आधे दर्जनों को ही नगर की संज्ञा दी जा सकती है। इनमें से 2 नगर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पंजाब का हड़प्पा तथा सिंध का मोहेंजोदड़ो। मूल उच्चारण मोहनजोदारो, शाब्दिक अर्थ प्रेतों का टीला। दोनों ही स्थल वर्तमान पाकिस्तान में हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किमी दूर थे और इंडस नदी द्वारा जुड़े हुए थे। तीसरा नगर मोहेंजोदड़ो से 130 किमी दक्षिण में चन्हुदड़ो स्थल पर था तो चौथा नगर गुजरात के खंभात की खाड़ी के ऊपर लोथल नामक स्थल पर। इसके अतिरिक्त राजस्थान के उत्तरी भाग में कालीबंगा, शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां, तथा हरियाणा के हिसार जिले का बनावली। इन सभी स्थलों पर परिपक्व तथा उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। सुतकागेंडोर तथा सुरकोतड़ा के समुद्र तटीय नगरों में भी इस संस्कृति की परिपक्व अवस्था दिखाई देती है। इन दोनों की विशेषता है एक एक नगर दुर्ग का होना। उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजड़ी स्थलों पर भी पाई गई है। इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन को प्राप्त हुई। प्रमुख नगर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान, मोहेंजोदड़ो सिंध पाकिस्तान लरकाना जिला, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जनपद में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, सूटकांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, कोट डीजी सिंध पाकिस्तान, चन्हुदड़ो पाकिस्तान, सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में, गनवेरीवाला पाकिस्तान, हिंदुकुश पर्वतमाला के पार अफगानिस्तान में, शोरतुगोई यहाँ से नहरों के प्रमाण मिले हैं। मुंदिगाग जो महत्वपूर्ण है। भारत के विभिन्न राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न शहर हैं: गुजरात, लोथल, सुरदा, रंगपुर, रोजी, मालवद, देसुल, धोलावीरा, प्रभातपट्टन, भगतराव, हरियाणा, राखीगढ़ी, बिरराना, बनावली, कुनाल, नीताथल, पंजाब, रोपड़ पंजाब, बाड़ा, संघोल जिला फतेहगढ़ पंजाब, महाराष्ट्र, दैमाबाद, बनावली, कुनाल, नीताथल, महाराष्ट्र, महाराष्ट्राबाद, सांगली, राजस्थान, कालीबंगा, जम्मू कश्मीर, मांडा, उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, मेरठ। नगर निर्माण योजना। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात यह थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वे छोटी हो या बड़ी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। वहां के स्मारक इस बात के प्रमाण हैं कि वहां के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोगों को भी ये लगेगा कि ये शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। ये 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक जाने की सीढ़ियां लगी हैं। बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है।
पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं है जिसका पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। हौज के कोने में एक निर्गम आउटलेट है जिससे पानी बहकर नाले में जाता था। ऐसा माना जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा, जो भारत में पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक रहा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा संरचना है अनाज रखने का कोठार, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं जो ईंटों के चबूतरे पर 2 पातों में खड़े हैं। हर एक कोठार 15.23 मील लंबा तथा 6.09 मील चौड़ा है और नदी के किनारे से कुछ 1 मीटर की दूरी पर है। इन 12 इकाइयों का तलक क्षेत्र लगभग 838.125 वर्ग मील है, जो लगभग उतना ही होता है जितना मोहनजोदड़ो के कोठार का। हड़प्पा के कोठारों के दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर 2 कतारों में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। इससे प्रतीत होता है कि इन चबूतरों पर फसल की दवनी होती थी। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी मिले हैं जो शायद मजदूरों के रहने के लिए बने थे। कालीबंगा में भी नगर के दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरे बने हैं जो शायद कोठारों के लिए बने होंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कोठार हड़प्पा संस्कृति के अभिन्न अंग थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंट का इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि इसी समय के मिस्र के भवनों में धूप में सूखी ईंट का ही प्रयोग हुआ था। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता तो है, पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं जितना सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता, जहां इनके नीचे मोरियां नालियां बनी थीं। अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थीं। सड़कों की इन मोरियों में नरमोखे भी बने होते थे। सड़कों और मोरियों के अवशेष बनावली में भी मिले हैं। आर्थिक जीवन। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, किंतु व्यापार एवं पशुपालन भी प्रचलन में था। यहीं के निवासियों से विश्व में सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू किए, जिसे यूनान के लोगों ने सिंडन कहने लगे। यहाँ के लोग आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे। इसके अलावे कपास जौहरी का काम, मनक का काम भी प्रचलित था, जिसे विदेशों में निर्यात किया जाता था। कृषि एवं पशुपालन। आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। ईसा पूर्व 4वीं सदी में सिकंदर के एक इतिहासकार ने कहा था कि सिंध इस देश के उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता था। पूर्व काल में प्राकृतिक वनस्पति बहुत थी, जिसके कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती थी। यहाँ के वनों से ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई गई, जिसके कारण धीरे धीरे वनों का विस्तार सिमटता गया। सिंधु की उर्वरता का एक कारण सिंधु नदी से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ भी थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी पकी ईंट की दीवार इंगित करती है बाढ़ हर साल आती थी। यहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा सभ्यता के जो कूट हलरेखा मिले हैं उनसे आभास होता है कि राजस्थान में इस काल में हल जोते जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वे 2 किस्म की गेहूं पैदा करते थे। बनावली में मिला जौ उन्नत किस्म का है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यहीं पैदा की गई। इसी के नाम पर यूनान के लोग इस सिंडन कहने लगे। हड़प्पा एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैलगाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पाला जाता था। हड़प्पाई लोगों को हाथी तथा गैंडे का ज्ञान था। पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दूसरा व्यवसाय पशुपालन था। ये लोग दूध, मांस, उनके कृषि के कार्य और भार ढोने के लिए इनका प्रयोग किया करते थे। ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बैल, कुत्ते, बिल्ली, मोर, हाथी, शुअर, बकरी व मुर्गियां पाला करते थे। इन लोगों को घोड़े और लोहे की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा के लोग तांबा खेतडी राजस्थान तथा बलूचिस्तान से प्राप्त करते थे व सोना कर्नाटक तथा अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। उद्योग धंधे। यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय उन्नत भी निर्यात होता था। जौहरी का काम भी उन्नत अवस्था में था। मनके और ताबीज बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली है, अतः सिद्ध होता है कि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। व्यापार। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, शल्क, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील, ऋण मुद्रा, एकरूप लिपि और मानकीकृत मापतौल के प्रमाण मिले हैं।
वे चक्के से परिचित थे और संभवतः आजकल के इक्के रथ जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। ये अफगानिस्तान और ईरान फारस से व्यापार करते थे। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश स्थापित किया जिससे उन्हें व्यापार में सहूलियत होती थी। बहुत सी हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया में मिली हैं जिनसे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापार संबंध था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं, साथ ही 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है, दिलमुन और माकन। दिलमुन की पहचान शायद फारस की खाड़ी के बहरीन के की जा सकती है। मोहनजोदड़ो में सीप की टूटी पटरी मिली है। राजनैतिक जीवन इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पा की विकसित नगर निर्माण प्रणाली, विशाल सार्वजनिक स्नानागारों का अस्तित्व और विदेशों से व्यापारिक संबंध किसी बड़ी राजनीतिक सत्ता के बिना नहीं हुआ होगा, पर इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं कि यहाँ के शासक कैसे थे और शासन प्रणाली का स्वरूप क्या था। लेकिन नगर व्यवस्था को देखकर लगता है कि कोई नगर निगम जैसी स्थानीय स्वशासन वाली संस्था थी। धार्मिक जीवन हड़प्पा से चित्रित मिट्टी के बर्तनों के कलश 1900-1300 ईसा पूर्व। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। विद्वानों के मत में ये पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की। लेकिन प्राचीन मिस्र की तरह यहाँ का समाज भी मात्र प्रधान था कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। कुछ वैदिक सूत्रों में पृथ्वी माता की स्तुति है। धोलावीरा के दुर्ग में एक कुआं मिला है, इसमें नीचे की तरफ जाती सीढ़ियां हैं और उसमें एक खिड़की थी जहां दीपक जलाने के सबूत मिलते हैं। उस कुएं में सरस्वती नदी का पानी आता था, तो शायद सिंधु घाटी के लोग उस कुएं के जरिए सरस्वती की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक सील पाया जाता है जिसमें एक योगी का चित्र है, 3 या 4 मुख वाला। कई विद्वान मानते हैं कि यह योगी शिव है। मेवाड़ जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा में था, वहां आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार एकलीनाथ जी की पूजा होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने शवों को जलाया करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की आबादी करीब 50,000 थी, पर फिर भी वहां से केवल 100 के आसपास ही कब्रें मिली है, जो इस बात की ओर इशारा करता है वे शव जलाते थे। लोथल, कालीबंगा आदि जगहों पर हवन कुंड मिले हैं जो कि उनके वैदिक होने का प्रमाण है। यहाँ स्वास्तिक के चित्र भी मिले हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म द्रविड़ों का मूल धर्म था और शिव द्रविड़ों के देवता थे जिन्हें आर्यों ने अपना लिया। कुछ जैन और बौद्ध विद्वान ये भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैन या बौद्ध धर्म के थे, पर मुख्यधारा के इतिहासकारों ने यह बात नकार दी और इसके अधिक प्रमाण भी नहीं है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में पुरातत्वविदों को कई मंदिरों के अवशेष मिले हैं, पर सिंधु घाटी में आज तक कोई मंदिर नहीं मिला। मार्शल आदि कई इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग अपने घरों में, खेतों में या नदी किनारे पूजा किया करते थे, पर अभी तक केवल बृहत्स्नानगर या विशाल स्नानघर ही एक ऐसा स्मारक है जिसे पूजास्थल माना गया है। जैसे आज हिंदू गंगा में नहाने जाते हैं, वैसे ही सैंधव लोग यहाँ नहाकर पवित्र हुआ करते थे। शिल्प और तकनीकी ज्ञान मोहनजोदड़ो में पाई गई एक मूर्ति कराची के राष्ट्रीय संग्रहालय से। नर्तकी मोहनजोदड़ो सिंधु सरस्वती सभ्यता के 10 वर्ण जो धोलावीरा के उत्तरी गेट के निकट सन 2000 में खोजे गए हैं। प्रारंभिक हड़प्पा चीनी मिट्टी के बर्तन। यद्यपि इस युग के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार तथा उपकरण प्रयोग करते थे, पर वे कांसे के निर्माण से भली भांति परिचित थे। तांबे तथा टिन मिलाकर धातुशिल्पी कांस्य का निर्माण करते थे। हालांकि यहाँ दोनों में से कोई भी खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था। सूती कपड़े भी बुने जाते थे। लोग नाव भी बनाते थे। मुद्रा निर्माण, मूर्ति का निर्माण के साथ बर्तन बनाना भी प्रमुख शिल्प था। प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह यहाँ के लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था। हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आई, परंतु अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि का ज्ञान हो जाने के कारण निजी संपत्ति का लेखा जोखा आसान हो गया। व्यापार के लिए उन्हें माप तौल की आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। बाट के तरह की कई वस्तुएं मिली हैं। उनसे पता चलता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों जैसे 16, 32, 48, 64, 160, 320, 640, 1280 इत्यादि का उपयोग होता था। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक काल तक भारत में 1 रुपया 16 आने का होता था। 1 किलो में 4 पाव होते थे और हर पाव में 4 कनवा, यानी 1 किलो में कुल 16 कनवा। अवसान मुख्य लेख वैदिक सभ्यता। ये सभ्यता मुख्यतः 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रही। ऐसा आभास होता है कि यह सभ्यता अपने अंतिम चरण में ह्रासोन्मुख थी।
इस समय मकानों में पुरानी ईंटों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। इसके विनाश के कारणों पर विद्वान सहमत नहीं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के पीछे विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, जैसे आक्रमण, जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिक असंतुलन, बाढ़ तथा भूतात्विक परिवर्तन, महामारी, आर्थिक कारण आदि। ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ, जो अलग अलग समय में या एक साथ होने की संभावना है। मोहनजोदड़ो में नगर और जल निकास की व्यवस्था से महामारी की संभावना कम लगती है। भीषण अग्निकांड के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के एक कमरे से 14 नर कंकाल मिले हैं, जो आक्रमण, आगजनी, महामारी के संकेत है। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार इस सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे किनारे विकसित हुई, इसलिए बाढ़ आना स्वाभाविक था, अतः ये तर्क सर्वमान्य है। परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि केवल बाढ़ के कारण इतनी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए बाढ़ के अलावा भिन्न भिन्न कारणों का समर्थन भिन्न भिन्न विद्वान करते हैं, जैसे आग लग जाना, महामारी, बाहरी आक्रमण आदि। हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या करते हुए मॉर्टिमर व्हीलर ने आर्य आक्रमण की अवधारणा दी थी, किंतु आरंभ से ही इस विचार का खंडन किया जाने लगा था। अपने मत के पक्ष में व्हीलर महोदय ने कुछ पुरातात्विक तथा साहित्यिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने मोहनजोदड़ो से 26 ऐसे नर कंकालों का साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिनके सिर पर नुकीले अस्त्र के घाव चिन्ह थे। प्रोग्राम हड़प्पा से कब्रगाह एच का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं तथा उसे आक्रमणकारी कैलाश बताते हैं। उसी तरह साहित्यिक साक्ष्य के रूप में ऋग्वेद में वर्णित इंद्र तथा हरिरूपिया शब्द का दृष्टांत प्रस्तुत किया है, किंतु उनके द्वारा प्रस्तुत पुरातात्विक साक्ष्य पर्याप्त है तथा साहित्यिक साक्ष्य संदिग्ध। उदाहरण के लिए महज 26 कंकालों के आधार पर आर्य आक्रमण की अवधारणा तार्किक नहीं लगती है, विशेषकर इसलिए भी मोहनजोदड़ो नामक स्थल के पतन तथा वैदिक आर्यों के आगमन के बीच लगभग 300 से 400 वर्ष का कालांतर है। फिर नवीन शोध के आधार पर यह बात पुष्ट हो चुकी है कि कब्रगाह नर कंकाल इस स्थल के पतन के बाद के काल के हैं। अतः जहां तक ऋग्वेद के उद्धरण का सवाल है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह किसी एक काल की कृति नहीं है, वरन इसे बहुत बाद में लिखित रूप में दिया गया था। ये वजह है कि हम माटी में विलय उपयुक्त कथन से सहमत नहीं हो सकते हैं। चित्र दीर्घा। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर में स्थित एक कुआं और स्नान घर, एक बैल की मूर्ति, लोथाल स्थित प्राचीन नगर में स्थित एक नाली, लाल मिट्टी से बने एक पात्र के अवशेष, अनुष्ठानों या समारोहों में प्रयुक्त होने वाला पात्र ईसा पूर्व 2600 से 2450। संगम काल, मेहरगढ़, आरंभिक भारतीय ताम्र पाषाण युग, चालकोलिथिक, वैदिक सभ्यता, आर्यन प्रवास सिद्धांत, सिंधु लिपि, भारत का आर्थिक इतिहास, भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इतिहास, 18वीं सदी का भारत।